इस क्लास में हम लोग G7 या फिर जिसको कहें कि ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में समझने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका नाम है G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7। ये जो है अभी हाल ही में इसका आयोजन G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है जी? तो कनाडा के कानानास्किस में हुआ है। कनाडा के कानानास्किस में G7 का 51वां सम्मेलन हुआ है। इसकी मुख्य घोषणाएं क्या क्या हुई हैं जी? इस संदर्भ में वो कई सारी घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से एक है यहाँ पर कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर। कौन सा? फर्स्ट नंबर है कानानास्किस वाइल्ड फायर चार्टर, जो कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसको लाया गया है। इसमें होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण को अपनाया गया, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है जी? तो पूरे सोसाइटी को, पहले जो होता था, अगर वनाग्नि पर नियंत्रण पाना है तो केवल सरकार ही काम करती थी। सरकार जितना काम करना चाहती थी उतना ही कर पाती थी, जैसे हेलीकॉप्टर से पानी फेंकना या फिर किसी तरह से टारगेट गैस का छिड़काव करना या फिर रसायनों का छिड़काव करके आग रोकना है, जैसे कई तकनीकी ही कार्य किए थे। लेकिन इसमें क्या कहा गया? होल ऑफ सोसाइटी, मतलब कि आस पास में जंगलों में रहने वाले वनवासियों का भी सहारा लेकर इनको वनाग्नि पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें पारंपरिक ज्ञान, संधारणीय वन प्रबंधन, जन जागरूकता अभियान और जैसे कई अभियानों के साथ में वनाग्नि पर नियंत्रण पाया जाएगा। भारत ने इसका समर्थन ही किया, कैसे कि भारत में भी वनाग्नि होती है और भारत के वन जनजाति जो है इसके वनाग्नि को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। एक नंबर वो था वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए, दूसरा नंबर मिनरल्स एक्शन प्लान लाया गया है। इसका यही है कि आपूर्ति श्रृंखला को संधारणीय बना देना क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में। और तीसरा नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख पहल, जिसको गॉव AI चैलेंज कहते हैं। AI पर G7 गॉव AI पहल शुरू की गई। ग्रैंड चैलेंज, गॉव AI ग्रैंड चैलेंज, जिसका अर्थ है कि G7 AI नेटवर्क, गैन जिसको बोलते हैं, G7 AI नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अर्थात जितने भी G7 के देश है वे आपस में AI नेटवर्क स्थापित करेंगे, जिसको नाम दिया गया है गैन। G7 AI नेटवर्क का नाम क्या दिया गया था? गैन। तो यहाँ पर 3 पहलों पर मुख्य रूप से वार्ता हुई है 2025 में। अब देखेंगे कि आज तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहलें की जा चुकी हैं G7 द्वारा। वो तो पहल 3 को था, AI वनाग्नि और क्रिटिकल मिनरल से जुड़ा हुआ 3 ठो पहल 2025 में। लेकिन इससे पहले कौन कौन सी पहल की गई है? तो इससे पहला एक नंबर है आर्थिक समुत्थानशीलता को बढ़ावा देना, अर्थात आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी G7, जिसको PGII के नाम से आप लोग सुने होंगे। PGII 2007 में प्रारंभ हुआ था और इसमें IMEC तथा जिसको और महत्वपूर्ण खनिजों पर समन्वित पहल, जिसे पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहांसमेंट एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, PGII जिसको बोलते हैं, इसके लिए लाया गया था। एनर्जी ग्रोथ इन अफ्रीका के तहत, अर्थात जो कि अफ्रीका के ग्रोथ के लिए भी योजना बनाई गई थी। लेकिन वर्तमान में जब अफ्रीका जो है चीन की तरफ रुख कर चुका है, तो ये खटाई में पड़ चुका है इसका काम। और स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि को दृढ़ करने के लिए G7 द्वारा अपुलिया फूड सिस्टम पहल की प्रारंभ की गई थी। इसको याद रखने वाला चीज है। अपुलिया फूड सिस्टम किसने शुरू किया था जी? तो G7 ने शुरू किया था अपुलिया फूड सिस्टम। तो इसको बेहतर तरीके से याद रखने की जरूरत है। अब इसके ट्रेडिशनल नॉलेज के संदर्भ में देख लेते हैं G7 का ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है जी? तो ग्रुप ऑफ 7, G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7। इसका जन्म कब हुआ था जी? तो 1975 में ऊर्जा संकट के दरमियान आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका किया गया था। औद्योगिकृत लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। लोकतांत्रिक देशों का G7 क्या है? तो लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। फ्रांस, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, USA और कनाडा शामिल है। इतने देश शामिल हैं। 1998 से 2014 तक यह समूह G8 रहा। 1998 से लेकर 2014 तक, मतलब 16-17 वर्षों तक G8 रहा, क्योंकि इसमें रूस शामिल था। कौन शामिल था जी? तो रूस। लेकिन 2014 में जैसे ही रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण करके अधिग्रहण कर लिया, रूस को G7 की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। पुनः कितना बच गया? रूस के खत्म होते ही कौन बच गया? तो G7 फिर से बच गए। यूरोपीय यूनियन जो है औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलनों में भाग लेता है। जैसे कि भारत की ले लीजिए, भारत G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलनों में भाग लेने प्रधानमंत्री भी जाते हैं। इसकी स्थायी संरचना नहीं है। यह चक्रीय अध्यक्षता, अर्थात प्रत्येक देश एक वर्ष अध्यक्षता करता है। पुनः वह 6 वर्षों के बाद वह अध्यक्षता करता है, अर्थात 6 देशों के अध्यक्षता के बाद पुनः 7वें वर्ष वह अध्यक्षता करता है। और प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष ही इसका एजेंडा निर्धारित करता है। विचार विमर्श के लिए, जैसे एका का विचार विमर्श करता है जो वार्षिक बैठकों में वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे कई पहलों पर यह बारी